नमस्कार, यह वीडियो है रोगी कल्याण समिति विषयक 2 दिवसीय प्रशिक्षण। इसमें कंप्लीट हम इंफॉर्मेशन आपको देंगे रोगी कल्याण समिति के संबंध में, जो कि RKS जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो इस वीडियो को अवश्य देख लें, क्योंकि इसमें हम RKS से संबंधित कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे। रोगी कल्याण समिति, तो रोगी कल्याण समिति क्या है? रोगी कल्याण समिति एक पंजीकृत सोसाइटी है या चिकित्सालय प्रबंधन हेतु एक ट्रस्ट के रूप में कार्य करती है। भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों IPHS के अनुसार समस्त जिला स्तरीय चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सीय सेवाओं के सुचारू प्रबंधन एवं गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवाएं जन सामान्य को उपलब्ध कराना, शिकायतों का ससमय निस्तारण एवं जवाबदेही निर्धारण करना, स्थानीय पंचायती राज संस्थानों, NGO, स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधियों और सरकारी क्षेत्र के अधिकारी सदस्य होते हैं। इसके रोगी कल्याण समिति के क्या उद्देश्य हैं? नंबर 1, चिकित्सीय उपचार एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के न्यूनतम मानकों तथा उपचार के निर्धारित मानकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। नंबर 2, समुदाय के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, जनपद स्तरीय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तरीय की जवाबदेही सुनिश्चित करना। चिकित्सालय में उपलब्ध धनराशि का समुचित एवं पारदर्शिता पूर्ण प्रबंधन करना। चिकित्सा इकाई पर प्रदान की जा रही सेवाओं और आउटरीच सेवाओं का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण करना। चिकित्सालय एवं इसके प्रशासनिक क्षेत्र के अंतर्गत अन्य स्वास्थ्य संस्थाओं में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण करना। सिटीजन चार्टर तथा शिकायत निवारण तंत्र का अनुपालन सुनिश्चित करना। दान, यूजर चार्जेस तथा अन्य शुल्कों के माध्यम से धनराशि प्राप्त कर संसाधन जुटाना। चिकित्सालय में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं के उच्चीकरण करने के लिए अन्य संस्थानों के साथ संबद्धता करना। राजकीय दिशा निर्देशों के अनुक्रम में चिकित्सालय परिसर की भूमि का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना। चिकित्सालय संचालन में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना। चिकित्सकों एवं पराचिकित्सकों के लिए समुचित प्रशिक्षण कराया जाना सुनिश्चित करना। रोगियों हेतु मुफ्त भोजन, दवाएं, उनके परिचारकों हेतु रुकने का स्थान एवं चिकित्सालय परिसर में स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता सुनिश्चित करना। अस्पताल के कचरे, बायोमेडिकल वेस्ट का वैज्ञानिक ढंग से निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करना। चिकित्सालय भवन, उपकरण एवं मशीनों का समुचित उपयोग, मरम्मत एवं रखरखाव सुनिश्चित किया जाना। रोगी कल्याण समिति का गठन जिला स्तरीय और सामुदायिक ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तरीय। जिला स्तरीय में शासी निकाय, कार्यकारी समिति और अनुश्रवण समिति। ऐसे ही सामुदायिक और ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तरीय में भी शासी निकाय, कार्यकारी समिति, अनुश्रवण समिति होती है। जिला स्तरीय रोगी कल्याण समिति की संरचना अब देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। अध्यक्ष जिलाधिकारी होते हैं। सदस्य सचिव चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक होते हैं। सदस्य होते हैं कार्यकारी अधिकारी, नगर पालिका अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला स्तरीय आयुष चिकित्सा अधिकारी, पंचायती राज विभाग के 2 अधिकारी, NGO के प्रतिनिधि, जिलाधिकारी द्वारा नामित 3 महत्वपूर्ण व्यक्ति, स्थानीय मेडिकल कॉलेज के प्रतिनिधि, स्थानीय MP MLA। उपरोक्त के अतिरिक्त रोगी कल्याण समिति में जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा निर्धारित धनराशि का दान करने वाला व्यक्ति शासी निकाय में सह सदस्य हो सकता है। रोगी कल्याण समिति में जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा निर्धारित धनराशि का दान करने वाली संस्था शासी निकाय में संस्थागत सदस्य भी हो सकती है। अब कार्यकारी समिति समझ लेते हैं। अध्यक्ष चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, सदस्य सचिव मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा नामित चिकित्सालय के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी। सदस्य होते हैं इसके नंबर 1 शासी निकाय में पंचायती राज विभाग के अधिकारी, नंबर 2 शासी निकाय में जिलाधिकारी द्वारा नामित सदस्य और नंबर 3 कार्यकारी समिति द्वारा नामित अन्य अधिकारी। अनुश्रवण समिति अध्यक्ष होते हैं मेयर या अध्यक्ष, जो नगर पालिका के अध्यक्ष होते हैं वह। सदस्य सचिव होते हैं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय द्वारा नामित। और सदस्य होते हैं कार्यकारी अधिकारी, अध्यक्ष जिला परिषद द्वारा नामित। और स्थानीय सांसद या विधायक, क्षेत्र में कार्यरत NGO भी होता है। इसी प्रकार सामुदायिक अथवा ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तरीय रोगी कल्याण समिति की संरचना, इसको भी समझ लेते हैं। शासी निकाय गवर्निंग बॉडी में होते हैं अध्यक्ष, उप मंडलीय मजिस्ट्रेट, ब्लॉक विकास अधिकारी, पंचायती समिति।
सह अध्यक्ष होते हैं उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा समकक्ष। सदस्य सचिव होते हैं चिकित्सालय के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी अथवा अधीक्षक द्वारा नामित चिकित्सा अधिकारी। सदस्य होते हैं चिकित्सालय के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के आयुष चिकित्सक, ब्लॉक स्तरीय अधिकारी, ICDS, ग्रामीण विकास के प्रतिनिधि, पंचायती राज के प्रतिनिधि, शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि, समाज कल्याण विभाग के प्रतिनिधि, जिलाधिकारी द्वारा नामित महत्वपूर्ण नागरिक, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यरत स्थानीय स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि। कार्यकारी समिति के अध्यक्ष होते हैं चिकित्सालय के प्रभारी अधिकारी। सदस्य सचिव होते हैं शासी निकाय के सदस्य सचिव, चिकित्सालय के अधिकारी, अधीक्षक द्वारा नामित प्रभारी चिकित्सा अधिकारी। सदस्य होते हैं शासी निकाय के सदस्यों में पंचायती राज संस्था के 2 प्रतिनिधि, जिलाधिकारी उप जिलाधिकारी द्वारा नामित शासी निकाय के सदस्य, ब्लॉक स्तरीय अधिकारी CDPO ICDS, खंड विकास अधिकारी पंचायत और BEO शिक्षा विभाग से। अनुश्रवण समिति में होते हैं अध्यक्ष, पंचायती समिति के अध्यक्ष द्वारा नामित प्रतिनिधि और सदस्य सचिव होते हैं अधीक्षक द्वारा नामित चिकित्सा अधिकारी और सदस्य होते हैं जिलाधिकारी द्वारा नामित प्रतिनिधि। तो स्त्री रोगी कल्याण समिति के अधिकार। शासी निकाय के अधिकार। शासी निकाय का समिति के समस्त प्रकरणों पर पूर्ण नियंत्रण होता है। वार्षिक बजट तथा वार्षिक कार्य योजना की समीक्षा करना तथा उचित संसाधनों के अनुसार प्रस्तुत करना, दान आदि को स्वीकार करना एवं उचित प्रतीत होने पर अनुदान देना, विशेष उद्देश्य लक्ष्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न समितियों उप समितियों का गठन किया जाना, चिकित्सालय हेतु चिकित्सकीय पराचिकित्सकीय कर्मियों की तैनाती एवं चिकित्सकीय सेवाओं में सुधार हेतु अनुबंध करना, चिकित्सालय के विगत त्रैमास की OPD IPD एवं आउटरीच सेवाओं की समीक्षा तथा आगामी त्रैमास के लक्षणों पर निर्णय देना, IPHS एवं नागरिक अधिकार पत्र का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना, चिकित्सा इकाई पर जन शिकायत निवारण प्रक्रिया की व्यवस्था सुनिश्चित करना। कार्यकारी समिति के अधिकार। कार्य योजना के अनुसार बजट की समीक्षा एवं अनुमोदन प्रदान करना, अनुश्रवण समिति की रिपोर्ट पर विचार तथा सुधारात्मक कार्रवाई करना, चिकित्सालय के विगत माह की OPD IPD एवं आउटरीच सेवाओं की समीक्षा तथा आगामी माह के लक्ष्यों पर निर्णय देना, IPHS एवं नागरिक अधिकार पत्र का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना, चिकित्सा इकाई पर जन शिकायत निवारण प्रक्रिया की व्यवस्था सुनिश्चित करना। अनुश्रवण समिति के अधिकार। अनुश्रवण समिति का गठन शासी निकाय द्वारा किया जाता है। चिकित्सालय के वार्डों का भ्रमण करना, रोगियों से फीडबैक प्राप्त करना, चिकित्सालय की OPD में शिकायत पेटिका के माध्यम से प्राप्त फीडबैक पर कार्रवाई करने हेतु मासिक अनुश्रवण रिपोर्ट जिलाधिकारी जिला परिषद कार्यकारी समिति को उपलब्ध कराना। रोगी कल्याण समिति की बैठकें। देखिए, निकाय समिति की और बैठक का अंतराल। तो शासी निकाय की बैठक प्रत्येक 3 माह पर होती है, कार्यकारी समिति की बैठक प्रत्येक माह होती है और अनुश्रवण समिति की बैठक प्रत्येक 2 माह पर होती है। अब चिकित्सालय में गठित रोगी कल्याण समिति की वार्षिक कार्य योजना। कार्य योजना बनाने के चरण। प्रथम चरण, चिकित्सालय का भ्रमण के लिए टीम का चयन। स्टेप नंबर 1 है चिकित्सालय के बाहरी हिस्से का भ्रमण करना। स्टेप नंबर 2 में आता है चिकित्सालय द्वारा दी जाने वाली सेवाओं से संबंधित कक्षों व अन्य अनुभागों का भ्रमण एवं उपकरणों का निरीक्षण करना। स्टेप नंबर 3 के अंतर्गत आता है समस्त चिन्हित कार्यों की सूची तैयार करना। तो यह तो हो गया प्रथम चरण। अब द्वितीय चरण देख लेते हैं। द्वितीय चरण में भ्रमण के दौरान पाई जाने वाली कमियों के सापेक्ष कराए जाने वाले कामों की प्राथमिकता निर्धारित करना। तृतीय चरण में प्राथमिकता के आधार पर चिकित्सा इकाई में कराए जाने वाले कार्यों की कार्ययोजना बनाना एवं आने वाली लागत का आकलन करना। चतुर्थ चरण में आता है रोगी कल्याण समिति से कार्य योजना की स्वीकृति उपरांत अनुपालन सुनिश्चित कराना। रोगी कल्याण समिति के वित्तीय संसाधन। एक तो है दान अनुदान, दूसरा अनटाइड फंड, तीसरा है PMJY प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, चौथा है कायाकल्प अवार्ड व अन्य अवार्ड, पांचवा है उपहार और छठा है यूजर चार्जेस। चिकित्सालय की परिसंपत्तियों के निपटान से भी प्राप्त धनराशि इसी में सम्मिलित की जाती है। रोगी कल्याण समिति की कानूनी वैधता।
रोगी कल्याण समिति रजिस्टर्ड फर्म सोसाइटीज एवं चिट्स उत्तर प्रदेश में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अंतर्गत एक पंजीकृत समितियां हैं जिनकी पंजीयत वैधता 5 वर्षों के लिए मान्य होती है। अतः इन समितियों का नवीनीकरण एक्ट के प्राविधान के अनुसार प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होता है। रोगी कल्याण समिति सुदृढ़ करने हेतु नंबर 1, रोगी कल्याण समितियों की विभिन्न बैठकों निर्धारित समयानुसार आयोजित करें। समिति की बैठक से पूर्व चिकित्सालय में कराए जाने वाले कार्यों की प्राथमिकता तय कर लें। समिति की बिना पूर्व अनुमति के धनराशि व्यय न की जाए। यदि समिति की बैठक होने में समय है, ऐसी परिस्थिति में कार्यहित में कार्योत्तर स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जाए। बैठकों की कार्यवृत्त विधिवत अंकित की जाए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा प्रदत्त अनुदान के अतिरिक्त चिकित्सालय के यूजर चार्जेज, दान, क्वालिटी एश्योरेंस कार्यक्रम, कायाकल्प के अंतर्गत पुरस्कार एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना द्वारा प्राप्त धनराशि का भी रोगी कल्याण समिति के अंतर्गत विवरण रखना अनिवार्य है। माहवार कार्य योजना बनाई जाए जिससे धनराशि का व्यय प्रत्येक माह होता रहे। समय से ऑडिट कराया जाना अत्यंत आवश्यक है। तो धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, इस वीडियो में हमने आपको रोगी कल्याण समिति यानी कि आरकेएस के संबंध में संपूर्ण सूचना दी है कि आरकेएस का गठन कैसे होता है, आरकेएस के मुख्य कार्य क्या हैं और आरकेएस का कहां से उसको धन की प्राप्ति होती है, यानी कि उसको फंड कहां से मिलता है और उसके मुख्य कार्य क्या हैं। तो यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम ऐसे वीडियो पब्लिक हेल्थ और हेल्थ से रिलेटेड डालते रहते हैं जिससे आपका ज्ञान अर्जन होता है और आपके ज्ञान में वृद्धि होती है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने सभी साथियों को फॉरवर्ड करें और इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसे वीडियो आपको भविष्य में भी देते रहेंगे। आपने यह वीडियो इतना ध्यान से देखा उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।